सिंध के वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौम को बताया कि किस तरीके से GS सिंध कौमी महाज जस्कम एक कौमी कॉम्परस जमात है जिसने सिंध के अंदर एहतजाज के बहाने यकीनन हालात और कानून को अपने हाथ में लिया है। 2 लोग जान से गए हैं, पुलिस वालों पर तशद्दुद किया गया है। वो वीडियो शर्जील साहब ने पूरी कौम को दिखाई और सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। कुछ दिनों पहले हमने देखा भी था कि सिंध के वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार के घर को आग लगा दी थी। बताया गया कि उनके पास केमिकल्स था, धमाका खेज मवाद था और यकीनन इस तहरीक को बहुत सारे लोग ख़तरनाक तहरीक इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो डिमांड्स हैं कुछ सही नहीं है। इस पर गुफ्तगू करेंगे रज़ा हारून साहब से। रज़ा हारून साहब, पीपल्स पार्टी के लिए यह सिचुएशन कितनी चैलेंजिंग है, क्योंकि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी पसंद तहरीक ने बड़ा मुश्किलात क्रिएट की हुई हैं और दुश्मन ये चाहता है कि सिंध के अंदर भी एक अलहदगी पसंद तहरीक चले। आपका इस पर ओपिनियन क्या है रज़ा हारून साहब? इस वक्त पाकिस्तान के तमाम ही सियासी रहनुमाओं को, छोटी बड़ी जमातों को, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या ना हो, जो मुहब्बुल वतन है और सब है, उनको वक्त की नजाकत का एहसास होना चाहिए। चाहे वो जस्कम के रहनुमा हो या पीपल्स पार्टी के हो या PTI के हो, उनको इस वक्त की नजाकत का एहसास होना चाहिए कि ये वक्त अगर हम अपने बीच में ये दरारें पैदा रखेंगे ना, अगर हम अपने बीच में ये फासले पैदा रखेंगे तो उन्हीं फासलों को, उन्हीं दरारों को इस्तेमाल करते हुए दुश्मन जो है, जो फितना हिंदुस्तान के नाम से है, वो आएगा और उन दरारों को इस्तेमाल करके आपको इस्तेमाल कर जाएगा। तो ये वक्त नहीं है अपने छोटे छोटे इख्तलाफात को, अपने सियासी इख्तलाफात को, नजरी इख्तलाफात को या किसी और तरह के इख्तलाफात को कौमी मफाद की खातिर हमें पसे-पुश डालना होगा। मैंने ये जस्कम की कार्रवाई और दीगर जो होते रहे हैं पानी के मामले से, जब से मामला उनका चला है, तो कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गए, कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए और उस एग्रेशन में, इमोशन के अंदर वो कौमी अमलाक को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। एक्सपोर्ट के मामला को भी उन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया जो ट्रॉलर्स के साथ और उनके साथ उन्होंने वहां किया। ये सब अच्छी बातें नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रखूंगा कि हमारे वजीर जो हैं पीपल्स पार्टी के, चूंकि मेरा भी ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, ये मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के नहीं होते हैं ना। सरकार का काम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि या तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स को और सिंध की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको ये बात बताई जाए कि मुल्क के हालात से गुजर रहा है, और फिर जो ना माने तो फिर इसका मतलब है कि वो हम में से नहीं है, वो दुश्मनों के साथ है। फिर उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, कार्रवाई करें। क्या कार्रवाई करें आपकी नजर में? क्योंकि आज शर्जील साहब ने सर वो हिंदुस्तान की मीडिया की वीडियोस दिखा दी हैं। देखिए ना, अगर किसी ने कानून तोड़ा है और उस कानून तोड़ने की कोई सजा है, वो चाहे गिरफ्तारी हो, नजरबंदी हो, वो यही कार्रवाई होती है ना। वो कार्रवाई ये तो नहीं होती कि कानून आपने तोड़ा, सजा मुझे दे दें। नहीं, शर्जील साहब कहते हैं शफी बुरफत नामी एक शख्स है जो मुल्क से बाहर बैठ के कार्रवाई करवा रहा है, तो सर इंटरपोल को यूज करें, उसको अरेस्ट करवाएं। एग्जैक्टली, मैं ये कह रहा हूँ ना, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती जरूर है, लेकिन सरकार का काम सिर्फ, देखिए ना, मेरी अपनी पार्टी है, मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूँ, सरकार का काम सिर्फ इत्तला देना नहीं होता है ना। सरकार का काम कार्रवाई करके भी बताना होता है कि हाँ भाई ये वाकया हुआ, ये सानिया हुआ, ये जिम्मेदारान है और ये हमने कार्रवाई की। ये है कंप्लीट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे कि मैं सुनने के बाद कहूंगा हाँ, मुझे मेरी सरकार ने मुझे ऑन बोर्ड लिया, मुझे इन्फॉर्म किया। और आपकी नजर में ये सारी कार्रवाइयां हो इसलिए रही हैं कि पीपल्स पार्टी को कमजोर किया जाए? रजा साहब, नहीं सर, पीपल्स पार्टी, PTI, PMLN, XYZ, जमात इस्लामी, MKM, ये इशू नहीं है इस वक्त। आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, अभी हम भूल गए शायद, अभी 7, 8, 9 मई, 10 मई को भी हम भूल, मई में ही हम मई को भूल गए कि हम किस दौर से गुजरते हुए हैं। तो आपका ख्याल है दुश्मन जो है, जिसको कि बदतरीन शिकस्त हुई है, जिसके वजीर आजम को बदतरीन हजीमत का सामना करना पड़ा है, जिसके तैयारे गिर गए, जिसको कि पूरी दुनिया में आइसोलेशन में चला गया, भारत के साथ, मोदी के साथ सिर्फ एक आदमी खड़ा हुआ है, वो इसराइल का नेतन्याहू है। वो गाजा का कातिल है, रात का कातिल है। तो आप समझते हैं कि वो खामोश बैठेगा, वो अपनी प्रॉक्सीज को यूज नहीं करेगा। वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऐसी कुव्वतों को जो जिनमें दरारें मौजूद हैं, जो कमजोर नजरियाती लोग हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करेगा। तो नहीं सर, ये कौमी मफाद की खातिर, मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमें सबको ऑन बोर्ड लेके ये समझाना होगा कि ये वक्त नहीं है, ये वक्त नहीं है इन बातों का। तला भाई, आप तो दुश्मन को फिर उसकी साजिशों को कामयाब कर रहे हैं ना। This is what I'm saying. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तैमूर मलिक साहब, योर व्यूज ऑन द सिचुएशन। क्या आप समझते हैं कि दुश्मन भारत देख रहा है और वो ताज लगाए बैठा हुआ है कि उसे कोई मौका मिल जाए और वो कार्रवाई करे और वो दुश्मनों को फंड करेगा, हथियार देगा, असलहा देगा?
क्या आप समझते हैं कि सिंध में भी जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरह शर्जील इनाम मेमन साहब ने बताया कि इंडिया में बड़ा जश्न मनाया गया था जब सिंध के वजीर दाखिला का घर जलाया गया, आपकी नजर में ये सिचुएशन कितनी सीरियस है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब? देखें, किसी का घर तो बिल्कुल नहीं जलाना तो दूर की बात है कि बगैर इजाज़त दाखिल भी नहीं होना चाहिए किसी को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक वैसे ही बात है, मेरे ख्याल में इंडिया को तो ये, और इंडिया की अफवाज को, आवाम को समझ आ गई है बात कि किसी भी घर में जिस तरह भाई बहनों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बाहर वालों के लिए वो एक इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी अवाम ने यह साबित किया है कि हमारी जो भी अपने इख्तलाफात हों, चाहे वो किसी सूबे के अंदर हो, नेशनल लेवल के ऊपर हो, पार्टीज़ के अंदर भी होते हैं, लेकिन इस कुछ इश्यूज़ के ऊपर हम बिल्कुल यूनाइटेड हैं। और ये इंडिया का इशू, कश्मीर का इशू बिल्कुल उनमें से एक अहम तरीन इशू है। और इसमें तो कोई, अब उनको इस मई के महीने की अपनी कार्रवाई और अपनी शिकस्त के बाद कोई उस पर शक नहीं होना चाहिए कि अगर वो कभी भी मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान के सारे अवाम, वो रज़ा हारून हो, तैमूर मलिक हो, वो इकट्ठे ही खड़े होंगे और एक ज़बान से जवाब देंगे। और इसमें तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जहाँ तक इख्तलाफ राय की बात है, देखें सिंध के अवाम जो हैं वो अपनी हकूक़ के लिए अगर अपनी ही रियासत से, अपनी सूबाई हुकूमत से या वैसे कुछ हकूक़ मांगना चाहते हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं, तो उसमें तो कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ना उनके ऊपर जुल्म होना चाहिए, ना उनको कानून अपने हाथ में लेना चाहिए। यही बाकी जगह की बात है। जहां तक बलूचिस्तान की बात है, मैं सिर्फ आखिरी बात करूंगा कि लेकिन वहां पे जिस तरह अगर इंतहा पसंद तरीके से और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अगर वो हमारी अफवाज पे, हमारे मासूम शहरियों के ऊपर करेंगे, हमले करेंगे, तो जाहिर है रियासत उसका जवाब देगी। ख़वातीन और हज़रात, ईद करीब आ रही है। यकीनन अपने बच्चों के कपड़ों की तैयारी कर रहे होंगे, कुर्बानी के जानवर की तैयारी कर रहे होंगे। हमारे बच्चे यकीनन आज पेट भर के खाना खा के सो रहे हैं। हमें वो परेशानी नहीं है जो आज फ़लस्तीन के बच्चों को है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अगर हम गज़ा के मनाजिर देखें तो आज यहूदियों ने वहाँ पर जेरूसलम डे मनाया है। 1967 में जो अरब इजराइल वॉर हुई थी 6 दिन की, उसके बाद से यहूदी ज़ायनिस्ट शैतान के पुजारी ये दिन मनाते हैं, और गज़ा की जंग शुरू होने के बाद दूसरी बार ये दिन मनाया गया। आज मस्जिद अक्सा में बड़ी तादाद में यहूदी हमेशा की तरह घुस आए और उन्होंने अपना झंडा भी लहराया, और वो मनाजिर इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे हर कोई देख रहा है। आपको भी दिखाना चाहूँगा कि वो झंडा लहराया गया, नारे लगाए गए, नारों में मौत का भी जिक्र है कि हम फ़लस्तीनी बच्चों को मौत के घाट उतारेंगे। खुशी खुशी गाने गा रहे हैं इस बात के। और ना सिर्फ ये, मुस्लिम उम्मा खामोश है। 57 मुस्लिम कंट्रीज, 57 मुस्लिम कंट्रीज, 1.8 अरब की मुस्लिम आबादी कुछ नहीं कर सकती, बेबस है। हर कोई अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ है। मैं आपको क्या बताऊं, इस बेहिसी, इस बेबसी का आलम, देयर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट। मैं आपको बता नहीं सकता कि दिल किस हाल में होता है और हम किन चीजों में लगे होते हैं। हमें एहसास ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों